नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है द्विघात समीकरण, जिसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट करने जा रहे हैं। और वह महत्वपूर्ण पार्ट है प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसके अथवा में आपको इसी प्रश्नावली, इसी एक्सरसाइज के मूलों की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन को देखते हैं। अब इन क्वेश्चनों के अंदर क्या समस्या आती है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर भी मिलते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वर्ग समीकरण के अंदर भी मिलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर हम x और y 2 चरों को मान लिया करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चर मानकर ही वर्ग समीकरण का निर्माण करना है। पहले हम वर्ग समीकरण बनाना सीखते हैं इन क्वेश्चन से, उसके बाद वर्ग समीकरण को हल करने की 2 विधियां आपको इस चैप्टर में दी गई है, एक सूत्र विधि है और एक गुणनखंड विधि है। उन दोनों को हम विस्तारित रूप से आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर समीकरण बनाने तक ही इसे रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और आपकी यह प्रश्नावली है 4.1। सबसे पहले आपको प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि अभी मैंने आपसे एक लाइन कही थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी मिलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वर्ग समीकरण के अंदर भी मिलेंगे। दोनों में बहुत मोटा अंतर है, लेकिन आपको वह अंतर पहचानना आना चाहिए कि आपको पहचानना आना चाहिए कि यह सवाल में हम एक चर से काम चलाएंगे या 2 चर से काम चलाएंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हम यहाँ वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। आयताकार भूखंड, सबसे पहले एक आयताकार, आयत का आकार आप समझते होंगे कि एक आयत का आकार इस प्रकार से होता है। यह हमारा एक आयत है, इस प्रकार का एक आयत होता है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति को हम आयताकार आकृति कहते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया है। कितना दिया है इसका एरिया? ये दिया है 528 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी गई है, ठीक है। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि ये लंबाई है तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी और दोनों चौड़ाई आपस में बराबर होगी। किसी भी आकृति की लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई उससे कम होती है। तो हम इसी छोटे से टूल को याद रख के यहाँ पर मानेंगे कि माना कि इसकी लंबाई x है या चौड़ाई x है। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम लंबाई को x माने या चौड़ाई को x माने। अब ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको किसे क्या मानना है, तो उसका थोड़ा सा बेसिक है, आप समझ लीजिए। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, मतलब चौड़ाई में 2 का गुना कर दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई को x मीटर मान लिया है। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि जो हमें रिलेशन दिया है चौड़ाई और लंबाई के बीच में, उस रिलेशन में यह चौड़ाई x मीटर फिट बैठती है। कैसे फिट बैठती है? कि लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, 1 अधिक है,
तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्या है, ये आपका लेंथ का चौड़ाई से रिलेशन है कि उस भूखंड की जो लेंथ है उस लेंथ को आप कैसे देखेंगे, उस लेंथ को ऐसे देखेंगे कि जो लेंथ है उसकी लंबाई नहीं दी गई है लेकिन उसका चौड़ाई में रिलेशन दिया गया है कि चौड़ाई से दुगना कर दिया जाए और उसमें एक अधिक जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई 1 मीटर मान लेते हैं। यदि हम 1 मीटर चौड़ाई मानते हैं तो उसकी जो लंबाई होगी वह हो जाएगी हमारी 2x + 1 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से यह हो जाएगी। यह एक बेसिक टूल है, बेसिक समझ है, यह आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इस सवाल को कर देते हैं सॉल्व। अब उसका एरिया दिया है 528 वर्ग मीटर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। किसी भी क्षेत्रफल, जिसका भी क्षेत्रफल निकालना हो, अगर क्षेत्रफल शब्द है इसका अर्थ है कि उसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होना है। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, उन दोनों लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। हम इसमें पुट कर देते हैं ये राशियाँ। तो यह आपकी हो गई लंबाई, आपकी हो गई यहाँ पर 2x + 1 और चौड़ाई हो गई यहाँ पर x मीटर। ठीक है, x मीटर है, तब लंबाई, हम यहाँ पर लंबाई लिखना भूल गए हैं, वहीं पर लिख दी हमने। तब आपकी जो लंबाई है लेंथ वो हो जाएगी 2x + 1 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर भी इसे नोट डाउन कर दिया। अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा आपका क्षेत्रफल होता है आयत का। इन दोनों को हल कर देते हैं। x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x² + 1x। अब यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल है वह दिया गया है 528, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 528। ये रख दिया हमने 528। ठीक है, अब हमें वर्ग समीकरण की ओर जाना है। यह स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर एक वर्ग समीकरण बन रही है। तो दिस इम्प्लाइज 2x² + 1x + 528 = 0। इस प्रकार से आ गया। अब हम इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसमें कोई ऐसी जगह नहीं, सॉरी, ये 528 इस तरफ जाएगा तो यह आपका हो जाएगा -528, ये इस तरफ जाएगा। तो अब यहाँ से कोई सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ से यदि 2x के साथ में ऐसा कोई सम संख्या होती तो हम उसमें 2 का भाग लगाकर और सिंपल कर लेते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्म यहाँ पर हो चुका है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। तो फाइनली यह हमारा आ चुका है आंसर। अब हम आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा तो यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के लिए आएगा, यहाँ तक ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं आएगा। हम इसे थोड़ा सा रख लेते हैं बचाकर, फ्लैशबैक में रख लीजिए, बैकअप में रख लीजिए। अब हम इसे जब आपको गुणनखंड विधि में 3 क्वेश्चन करवाने के बाद पढ़ाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यह कंप्लीट पूरा करवाऊंगा। ठीक है, अभी हमने गुणनखंड मेथड और सूत्र विधि नहीं पढ़ी है, थोड़ा विस्तारित रूप से उस विधि को आपको समझना है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका हो गया दूसरे का पहला। अब दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब आपको दिया गया शब्द हैं, ठीक है, आप एक एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग क्लियर कीजिए। 2 है, फिर अगला शब्द है धनात्मक, एक और शब्द है क्रमागत, ठीक है, और एक और वर्ड है यहाँ पर पूर्णांक। इस प्रकार से 4 वर्ड कंटिन्यू आपको एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। इन चारों का अपना अपना मीनिंग है। 2 का मतलब तो होता है 2, ठीक है। धनात्मक का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या धनात्मक है वो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं होगी। उसके बाद क्रमागत, क्रमागत का क्या मीनिंग है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रम से, क्रम से का अर्थ है जैसे 1 के बाद 2 क्रम से आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये सब एक दूसरे के क्रम से है। तो इस प्रकार के क्रम की बात की जा रही है। और पूर्णांक, पूर्णांक भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, पूर्णांक भी इसी के अंदर आता है। तो 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों की बात यहाँ पर
की जा रही है। मतलब ये जो संख्याएं हैं वो क्रमागत है। सबसे बड़ा वर्ड है जिसको हमें यूज करना है वह है क्रमागत, और ये दोनों वर्ड हमें आंसर के समय काम आएंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने में हमें क्रमागत शब्द काम आएगा और आंसर देते समय हमें धनात्मक और पूर्णांक की आवश्यकता लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर हर वर्ड इसका इम्पोर्टेंट है। क्रमागत, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर 1 से है, तो अगली संख्या यह क्या होगी? यह संख्या हो जाएगी आपकी इससे 1 ज़्यादा है, ये x + 1 हो जाएगी। यदि हम 3 को x मान लें तो 4 को क्या कहेंगे? 4 को हम कहेंगे 3 + 1। 3 + 1 को अगर हम इससे 3 को x कह रहे हैं तो इसे कहेंगे x + 1। तो एक संख्या यदि 1 से है तो नेक्स्ट आपकी जो संख्या होगी वह होगी x + 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझिए कि एक संख्या यहाँ पर 1 से और अगली संख्या x + 1 है, क्योंकि हमें एक ही चर का यहाँ पर यूज करना है। हमें x है तो x में ही चलाना है सवाल को, y है तो y में ही सवाल को लेके आगे जाना है। तो ठीक है, इस बेसिक को आप समझ गए होंगे। इस हिसाब से अब हम मान लेते हैं कि हमारा चलिए मान लेते हैं, हम मानते हैं, आंसर के लिए जाते हैं। आंसर माना कि हमें क्या फाइंड करना है? हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ठीक है, वे धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि वे जो है क्रमागत है, वो क्रमागत में अंतर 1 का ही होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। कोई भी इसमें से 2 नंबर हो सकते हैं, 11, 12 भी हो सकते हैं, 13, 14 भी हो सकते हैं, 15, 16 भी हो सकते हैं, कुछ भी XYZ हो सकते हैं, लेकिन वे क्रम से, इसलिए दोनों का डिफरेंस में हम इसे लिखेंगे, एक को x और एक को x + 1। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। अब बिल्कुल सिंपल है, यहां से इन दोनों का मल्टीपल, तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल क्या दिया जा रहा है? उनका गुणनफल = 306 है। किनका गुणनफल? उन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ पर एक संख्या हमारी 1 से लेकर आए थे और एक लेकर आए थे x + 1। इन दोनों का गुणा यदि कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाता है 306। अब सॉल्व कर देते हैं। x का x से मल्टीप्लाई हुआ x², x 1 से हुआ 1 से x = 306, और यहाँ पर x² + 1x - 306 = 0। यह हमारा वर्ग समीकरण तैयार हो चुका है। बस हमें क्वेश्चन को यहीं तक करना है, लेकिन आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में जब यह क्वेश्चन आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे इसे। हम इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमने ना तो सूत्र विधि पढ़ी है, ना गुणनखंड विधि पढ़ी है। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब यह आपको समझा दूंगा विधियां, उसके बाद वापस से इन तीनों क्वेश्चन को रिपीट हम करेंगे। इनको यहाँ से उठाएंगे और वापस सॉल्व करेंगे, और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन वर्ड का यूज आंसर को देखने में किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है। बात हमें सिर्फ वर्ग समीकरण बनाने तक की ही हो रही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा दूसरे का तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पर एक रोहन है और उनकी मम्मी है, माता जी है, दोनों हैं यहाँ पर। अब हमें किसी एक की आयु मानना होगी। पहले पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मानते हैं कि मानना क्या है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि मानेंगे किसकी आयु, रोहन की या उसकी मम्मी की। तो एक से दूसरे का जो रिलेशन है आयु में वो गुणा का रिलेशन है, यहाँ पर दिया गया है। एक तो 26 वर्ष बड़ी है, फिर आयु में गुणनफल है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करना है। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब हमने मान ली वर्तमान आयु x वर्ष। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये तो हो गई रोहन की बात। अब रोहन की माँ की आयु, तो माँ की आयु हम यहाँ लिख देते हैं, रोहन की माँ है ये, रोहन की माँ की आयु। माँ की आयु, माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, मतलब उनकी मम्मी जो है यहां पर हो जाएगी x प्लस 26 ईयर के। ठीक है, उनकी माँ हो गई x प्लस 26। समझ में आ गई होगी बात कि यह आपको एक चर का उपयोग करना है और दोनों को बताना है। एक चर मान लिया हमने रोहन और उनकी माँ x प्लस 26, बस यही वर्ग समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मोटा फर्क है। अब फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब ये तो हुई वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात। तो हम देखते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, जो आयु आज है उससे 3 साल वे बड़े हो जाएंगे। तो 3 वर्ष बाद रोहन की क्या कंडीशन होगी, रोहन आपका हो जाएगा x प्लस 3 ईयर का। क्लियर, x प्लस 3 ईयर का। और उनकी माँ भी बड़ी होगी 3 वर्ष। ऐसा नहीं हो कि रोहन ही बड़ा होगा, उनकी मम्मी भी बड़ी होगी। तो यहाँ उनकी मम्मी है x प्लस 26 की और इनमें प्लस 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उनकी मम्मी हो जाएगी x प्लस 29 ईयर की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 3 साल बाद ये 3 साल बड़ा हो गया और ये भी 3 साल बड़ी हो गई। ओके, अब बात करते हैं फिर आगे क्वेश्चन से। पश्चात 360 हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणनफल, किनका, इन दोनों कंडीशन का गुणनफल, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणा। ठीक है, तब कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल। ठीक है, कितना है, दिया गया है 360, यह दिया गया है 360। हम दोनों की आयु रख देते हैं। एक की आयु है हमारी x प्लस 3, एक की आयु है x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 30 या 90, और 90 में से 3 कम करें तो 87 इक्वल टू 360। ठीक है, अब 360 को इस तरफ ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x यहाँ पर होते हैं 32x, और प्लस का आपका 87 चल रहा है और माइनस का 360 हो गया और इक्वल टू में 0 आ गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और बनेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का 360 बड़ा है और 360 में से 87 आपके माइनस होते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है 273 इक्वल टू 0। आप ऐड करके देख सकते हैं, 7 और 3 10, 8 और 7 15 और 1 16, 2 और 1 3। ठीक है, 273। इस प्रकार यह फाइनली आपकी वर्ग समीकरण बन जाती है, एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़े ही आराम से ध्यानपूर्वक आपको वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनने के बाद
कोई एक मेथड आपकी पसंद की यहाँ से अप्लाई करके और इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा फिर ध्यान रखना है कि अब आयु क्या लेना है, क्योंकि इसके आंसर 2 आने वाले हैं। आंसर आपको 2 मिलेंगे और हम यहाँ पर मान के चले हैं एक चर। तो एक चर के आपको 2 आंसर आएंगे, दोनों में से एक को चूज करना है और एक को छोड़ना है। किसे छोड़ना है, किसे रखना है और क्यों लेना है और क्यों छोड़ना है, इसका कारण हम डिटेल में जानेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब समय आ चुका है कि हम द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस विधि से सॉल्व करें। 2 विधियां हैं हमारे पास, एक है सूत्र विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले गुणनखंड विधि को समझते हैं। बहुत ही बढ़िया विधि है और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बहुपद के अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन दिखाया था, और अब हम इसे बहुपद के अंदर हमने इसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है कि किस प्रकार से गुणनखंड किए जाते हैं। लेकिन वर्ग समीकरण के अंदर इसका स्पेशल यूज होता है और बहुत ही तकनीक से यूज होता है। छोटे छोटे माइनर टूल है, उनका यूज करके यहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा और इसे सॉल्व किया जाएगा। तो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं और पहले समझते हैं कि ये है क्या। ये आप इसको 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वह है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है इंग्लिश में फैक्टर। फैक्टर मतलब उसे तोड़ना है, उसे ब्रेक करना है। आपको यहाँ पर पद दिए गए हैं, टर्म 1 2 3। यहाँ पर टर्म नंबर 1 2 3। अब आपको इसे ब्रेक करके 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। आपको 3 टर्म दी गई है, आपको इसे तोड़ना है, एक टर्म इसके बढ़ाना है, मतलब 4 टर्म बनाना है। और तोड़ना किसे है, आपको इसको तोड़ना है, 3x को तोड़ना है। अब इसे कैसे तोड़ना है, यही मेथड है तोड़ना है इसे। हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से इसे लिखेंगे, यूज इसे करेंगे। हम सबसे पहले a मल्टीप्लाई c देखेंगे। क्या देखेंगे, a मल्टीप्लाई c। यहाँ पर x² के साथ में जो नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 2 गुणित 1 मतलब आपके पास आता है 2। इसे हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर अपना आता है 2 गुणित 1 मतलब 2। ठीक है, यह आपका a इंटू सी आ चुका है 2। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि b की क्या वैल्यू है। a इंटू सी तो लिख लिया, उसके बाद आपको b की वैल्यू लिखना है। b क्या है, b है यहाँ पर -3। b की वैल्यू है, a इंटू सी आ चुका है और b की वैल्यू आ चुकी है -3। ठीक है, आपके पास एक ये आ चुका और एक ये आ चुका है। आपका ये a इंटू सी है और ये आपका है b की वैल्यू। ठीक, a इंटू सी देखना है और b देखना है। हमें b को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, b को 2 हिस्सों में तोड़ना है। और वो हिस्से कैसे होंगे, वे हिस्से ऐसे होंगे, वे दोनों पार्ट ऐसे होंगे। हमें -3 को तोड़ना है और इस -3 को तोड़ने के बाद वे टुकड़े ऐसे होंगे कि इन दोनों टुकड़ों का गुणा आपका 2 आ जाना चाहिए। इन दोनों टुकड़ों का गुणा आपका a इंटू सी आ जाना चाहिए। बात समझ रहे होंगे आपने कि यहाँ पर जो b है इसका गुणा, इन दोनों टुकड़ों का गुणा 2 आ जाना चाहिए और इनका जोड़ घटाव तो आपको -3 आना ही चाहिए, क्योंकि हम -3 को ही ब्रेक कर रहे हैं। अब -3 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पर +2 आ जाए। ठीक है, तो हम वे नंबर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वे नंबर हो सकते हैं -2 और -1। -2 और -1 का गुणा करके देखिए क्या आएगा। -2 और -1 का गुणा आता है प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। और इन दोनों को यदि जोड़ दें अपन, -2 और -1 को, तो -3 आ जाएगा। तो यही गुणनखंड विधि का मूल कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने अभी बताया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसे रिपीट करें वीडियो को और देखें और यहाँ से समझने के बाद ही आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम इसे इन 2 टुकड़ों में ब्रेक करके लिखते हैं।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 2x और माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। हमने इस 3x को इस प्रकार से लिख दिया है, 2x² वैसा ही लिखा हुआ है, माइनस 3x को माइनस 2x और माइनस 1x, क्योंकि इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो माइनस 3x आ जाएगा। लेकिन इसके कई तरीके हो सकते हैं माइनस 3x को लिखने। माइनस 3x को आप 4x ऋण 4x धन 1x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, उसका कारण है कि उसे लिखने से हम ये बात कर रहे हैं कि हमने माइनस 3x को ऐसा भी लिख सकते थे, माइनस 4x प्लस 1x ऐसा लिख सकते थे, उसका भी जोड़ घटाओ माइनस 3 आता है। लेकिन माइनस 4 और 1 का जब गुणा करते तो वो आता है माइनस का 4, जो कि यहाँ पर फिट नहीं बैठता है a इंटू सी के गुणा से। तो आपको a इंटू सी के मल्टीप्लाई में इसके फैक्टर को लिखना है, इन दोनों टुकड़ों को लिखना है, इसलिए हम इसे यहाँ से फेल करते हैं और इसे हम पास आउट करते हैं, ठीक है। हमने इसको ऐसा लिखा, उसका कारण है क्योंकि जब आप यहाँ पर इस दोनों टुकड़ों में से कॉमन लेंगे तब आपको गुणनखंड मिलेंगे। तो कॉमन तभी आएगा जब इन दोनों से बैलेंस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर से 2x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर बचता है 1x और 2x पूरा बाहर आ गया तो माइनस का 1, और यहाँ माइनस ऑलरेडी स्टार्टिंग में है, लेकिन यहाँ x है और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ x है, कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं है, तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से माइनस उठ के बाहर आ गया तो यहाँ से प्लस का 1x बच जाएगा, और प्लस के अंदर से जब माइनस कॉमन निकल के आ जाएगा तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल टेढ़ी स्टेप है, लेकिन आपको समझना होगा इस टेढ़ी स्टेप को। बस यही तो नंबर देता है, इसी बात के आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब अगेन इससे गुणा करके देखिए, माइनस 1 का x से किया तो माइनस x आ गया, माइनस 1 का माइनस 1 से किया तो प्लस 1 आ गया। जब भी हम प्लस के अंदर से माइनस कॉमन निकालेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए कि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, मतलब 1 माइनस 1 माइनस। आप 2 माइनस में से 1 माइनस निकाल लेंगे तो आपको 1 माइनस यहाँ पर बच जाएगा। आप इसे ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी याद रखिए, लेकिन आपको इसे समझना तो होगा क्योंकि इसे बार बार हमें यूज़ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 दोनों जगह। अब अगेन हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से आपका बच गया 2x और यहाँ से बच गया माइनस 1 और इक्वल टू में चल रहा है 0। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, अब आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ a गुणित b इक्वल टू 0, a इंटू b इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणा 0 हो सकता है? चलिए हटाइए इसे भी, आप और एक नया नंबर लिखिए, 2 गुणित 3 बराबर 0। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो आप कह देंगे सर ये सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, और 2 और 3 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। लेकिन अगर लिखा है a गुणित b इक्वल टू 0, यदि लिखा है 0 तो है 0, और जब है 0 तो कुछ ना कुछ इसके अंदर रहस्य ये है कि फिर इसमें या तो a का मान 0 है या फिर b का मान 0 है, या तो a 0 है या फिर b 0 है, दोनों में से एक 0 पक्का है, डेफिनेट है, तब जाकर ही दोनों का गुणा 0 आ सकता है। दो संख्याओं का गुणा तभी 0 आ सकता है जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या 0 हो। तो हम यहाँ पर इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे कि यहाँ पर एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, एक गुणनखंड एक गुणन, इन दोनों गुणनखंडों का गुणा 0 है, इन दोनों फैक्टर्स का गुणा 0 है, और जब इन दोनों का गुणा 0 है इसका अर्थ है कि या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये फैक्टर 0 है, तभी इन दोनों का गुणा 0 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे या, इसे दिमाग में बिठा लीजिए, क्या लिखेंगे या, और नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ या लिखेंगे। या का अर्थ है कि इन दोनों में से एक 0 है, दोनों 0 नहीं है, एक 0 है, या तो ये 0 है या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ लिखेंगे फिर यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ
तो x बराबर क्या होगा, तब x की वैल्यू होगी 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 आ गया। और यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से हमारी यह विधि है और इस विधि से हम मूल ज्ञात करते हैं समीकरणों के, द्विघात समीकरण के, वर्ग समीकरण के, क्वाड्रेटिक समीकरण के हम मूल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दो मूल मिले, एक तो 1 मिला और एक 1/2 मिला, ये दो मूल हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। अभी हमने जस्ट इससे पहले की स्लाइड के अंदर आपको यहाँ पर इसी के अंदर दिखाया था कि इसके अंदर जब हम x की वैल्यू हमने x की वैल्यू इसमें x इक्वल टू 1 पुट किया था, तब ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 आ गई थी। ये 0 आ गई थी। यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ रहा है तो यह 1 यही दिखा रहा है कि जब हम इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह पूरा 0 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा। मतलब इसके दो सॉल्यूशन है, इसके दो हल हैं। और दोनों हल कैसे हैं, एक 1 है और एक 1/2 है। इन दोनों x के मान को जब हम इक्वेशन में रखेंगे तो ये हर दोनों मानों से यह 0 हो जाएगा, हर मान से इसका मान 0 हो जाएगा। तो यह इसका मूल होता है और यह इसका मेथड होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन, जो 3 पिछले क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आईएमपी थे जिन्हें मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उन तीनों की जो इक्वेशन बनी थी, एक यह इक्वेशन थी, एक यह इक्वेशन थी और एक यह इक्वेशन थी। तीनों की इक्वेशन मोस्ट आईएमपी है और इन इक्वेशन को हमने बना लिया था और इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए, आपसे कहा जाएगा कि आप तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके हमें बताइए। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं अब इस लेक्चर में कि गुणनखंड विधि से कैसे वर्ग समीकरण को हल किया जाता है। तो हम तीनों इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x² + 1x - 528। चलिए इसे हल करते हैं। इसे हम यहां से क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो कि पिछला छूट चुका है, हाफ क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी ने उसे आधा बना के दिया है, हम उसे पूरा करते हैं। यहाँ लाके हम उसे कंप्लीट करते हैं। वह थोड़ी सी बुक की या समझ की समस्या है, इस क्वेश्चन को आगे देना था जो उन्होंने वहाँ पर दे दिया है कि अधूरा छोड़ दिया। अब हम इसे कंप्लीट कर देते हैं यहाँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है जो पीछे छूटा था वह था 2x² माइनस प्लस 1x और माइनस 528, इस प्रकार का क्वेश्चन था, इक्वल टू 0। और इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें इस x के सबसे पहले वही तरीका लगाना है कि 2 का मल्टीप्लाई करना है 528 से, ठीक है, वो भी माइनस का। अब इन दोनों को हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 528 मतलब हो गया 1064, तो माइनस 1064, ठीक है, 1064 56 प्राप्त होता है, 64 क्या 1056 प्राप्त होता है। 28 दूना 56, 8 दूना 16, 25 दूना 50, 3 दूना 6, ठीक है 1056। अब हमें इसे ब्रेक करना है इस x के लिए। तो हमने यहाँ जो इसको लिखा है वह लिखा है a इंटू सी से, और हमारा जो b है वह है 1। अब हमें इसे लिखना है दो टुकड़ों में, इन दोनों टुकड़ों का जोड़ घटाव आ जाना चाहिए 1 और इन दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए 1056, वो भी माइनस में। अब यह पता कैसे चलेगा, इसको जब इतना बड़ा मसला हो, इतनी बड़ी संख्या हो, तो इसे सॉल्व करने के लिए और एक तरीका बनता है हमारे पास। वह तरीका ये है 1000 से ऐसा लिखिए 1056 ऐसा करके लिखिए। तो 2 से आप लिखेंगे 528, 2 से आप इसे करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंकी 12, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 1 3 2, फिर 2 से करेंगे 6 और 6 66, फिर 2 से आप करेंगे 33 और फिर 3 से करेंगे 11 और
फिर 11 से करेंगे 1। कुल मिला के आपके पास फैक्टर ये प्राप्त होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3। इसके अंदर से ही आपको कहीं ना कहीं ये नंबर मिलने वाला है। अब वो नंबर क्या होगा आपको इसके अंदर से ढूंढना होगा। तो आपके पास है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11। अब इसके अंदर से आपको नंबर निकालना है। हम थोड़ा सा डिटेल में से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो आया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह फैक्टर आए हमारे 1056 के। अब इसी के अंदर से इसके फैक्टर मिलेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर इतने का गुणा करते हैं तो 16 और 2 का गुणा करते हैं तो 32, तो यह हो गया 32। और 11 तिया करते हैं तो 33। 33 और 32 इन दोनों का यदि गुणा किया जाए तो हमारा आ जाता है 1056 डेफिनेट। और 33 में से 32 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 1। जो हम फाइंड कर रहे थे, जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो नंबर हमें मिल चुके हैं 33 और 32। इस प्रकार की मशक्कत आपको थोड़ी सी करना ही होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अब इसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 32 और 33 को। तो हम 2x स्क्वायर प्लस 33x में से एक 32x माइनस हुआ तो आपके पास एक x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, 2 तो निकलना नहीं है, तो यहाँ से 2x और प्लस का 33 और माइनस यहाँ से कुछ और निकलना है क्योंकि 32 है और यहाँ 528 है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम 16 निकाल लेते हैं बाहर। तो 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचता है 2x 16 दूना 32 और 528 में से 16 निकल गए तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 33 बच जाएगा इक्वल टू 0। प्लस का इसलिए बच जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस निकल चुका है, तो यहाँ पर प्लस का 33 और 16 का गुणा 528 होता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल आपको यूज़ करना होगा। अब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 33 दोनों में है तो 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस 16 बच जाता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि दो, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर मान लीजिए, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट का गुणा 0 है। इसका अर्थ है कि दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 या x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में ऐसा लिखना है, यदि 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 होता है तो आपका x का मान होगा 33 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसके बटे में 2 आ जाएगा। और यदि x माइनस 16 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 16। मैंने प्लस जानबूझ के लिखा है, अब इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 2 वैल्यू हमारी आ चुकी है, एक वैल्यू आ चुकी है x की 16 प्लस में और एक आ चुकी है माइनस में 33/2। अब हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे? हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई, मतलब क्षेत्र से बोले तो क्षेत्रफल की, यह दिए 528 वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर तो हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त होती है। x बराबर 1 आती है 16 और 1 आती है x बराबर माइनस 33/2। अब हमें इसमें से कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इसके अंदर से कौन सी वैल्यू रखना है और कौन सी छोड़ना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस वैल्यू को रखना है और क्यों रखना है। हम यहाँ पर x बराबर 16 सिलेक्ट करेंगे, हम x बराबर 16 लेने पर ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x बराबर 33/2 में यह बुराई है कि यह है नेगेटिव और दूरी कभी भी नकारात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, चाहे वह पॉइंट में ही क्यों ना चली जाए। दूरी आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपके गांव से या आपके शहर से वह शहर या वह गांव -26 किलोमीटर है, -13 किलोमीटर है, माइनस कोई कुछ नहीं होता।
दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। तो याद रखिए दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हम x बराबर 16 लेंगे और लिखेंगे कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। और हम x बराबर 16 लेने पर अब आपकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ और विड्थ दो फाइंड करनी थी। तो विड्थ तो आपके आ गई 16 मीटर और लेंथ कितनी आ जाएगी, उसके दुगने से एक अधिक, मतलब 16 दूना 32, 16 गुणित 2 धन 1, मतलब ये हो गई आपकी 33 मीटर। क्या 33 और 16 का मल्टीप्लाई करने पर 528 आता है? तो यह 16 और 33 का मल्टीप्लाई करने से हमें 528 आ जाता है। तो इसलिए हम इसे सही मानते हैं कि हमने जो आया आंसर x बराबर 16 वह सही आंसर है हमारा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। यह क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाया था, जिसको हमने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ वर्ग समीकरण बनाने के लिए कहा था। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जब भी यह क्वेश्चन आएगा पूरा करना होगा इसे, तो पूरा इस प्रकार से यह सॉल्व होता है। ठीक है, अभी हमने गुणनखंड विधि पढ़ी और गुणनखंड विधि के अंदर हमने इस सवाल को सॉल्व किया। इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन और शेष बचते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक का आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि डीपी ऑडिटोरिया एक बहुत ही अच्छा चैनल है जो कि आपको मैथमेटिक्स में सीखने में बहुत ही अधिक मदद कर सकता है।